तो कोई देश हो चाहे कोई संस्था हो, उसको चलाने के लिए 3-4 चीज़ों की नितांत आवश्यकता है। पहला क्या है? पहला है न्यायपालिका, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियरी। न्यायपालिका, जुडिशियरी। दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है व्यवस्थापिका, उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव इंग्लिश में। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो भारत देश में देखते हैं तो भारत देश में किस प्रकार से काम, भारत देश में ये कहाँ पर है। तो हमारी जो न्यायपालिका है, जो जिला कोर्ट से लेकर के, कलेक्टर से लेकर के, जिला कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट, जिला जज के पास भी एक जुडिशरी पावर होता है, उसके पास भी एक कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट से बात नहीं बनती है तो कोर्ट बात आगे जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनती है तो कहाँ जाते हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? न्याय व्यवस्था। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे जनसंख्या है, तो बहुत प्रकार की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो भी होती है। तो उसका निपटारा कैसे होगा? गांव वगैरह में है तो वहाँ पर सरपंच हैं, तो वहाँ पर ही पंचायत बैठा कर निपटारा बहुत सारा कर लिया जाता है। ये हुआ। दूसरा है कि इतनी बड़ा देश है तो देश किस प्रकार से चलेगा, इसका नीति निर्धारण कहाँ पर होगा, कहाँ पर नियम कानून कायदे बनेंगे। इतना बड़ा देश है तो नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, सरकार का क्या अधिकार होगा, सरकार किस प्रकार से काम करेगी, न्यायपालिका किस प्रकार से काम करेगी, इसका क्या, कहाँ पर इस प्रकार का विधि निर्माण होगा, वो होता है संसद में। तो हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। जो भारत सरकार के जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये हम लोगों की है लेजिस्लेटिव बॉडी। और भारत सरकार की जो कार्यपालिका क्या है, जो कि डिपार्टमेंटल हेड हैं, और उसके प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका के हेड होते हैं। और उसके नीचे बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, रक्षा मंत्री है, और रक्षा मंत्री के बाद शिक्षा मंत्री है, खेल मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है, इस प्रकार के बहुत सारे और भी मंत्रीगण होते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। डायरेक्ट ये लोग ही काम करते हैं समाज में। तो लोकसभा कैसे बनती है? लोकसभा क्या होता है? इलेक्शन के माध्यम से बनती है। इलेक्शन होता है, फिर वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर जाते हैं। और राज्यसभा कैसे बनती है? वहाँ पर पार्टियों के चुने हुए सिलेक्टेड मेंबर जाते हैं। कोई भी पार्टी होती है, चाहे कोई भी राज्य होती है, राज्य में जिसकी सरकार होती है, उसके कुछ लोगों को वहाँ पर राज्यसभा में भेजने का अधिकार होता है। तो उस प्रकार से राज्यसभा बनती है। तो राज्यसभा में प्रबुद्ध लोग जाते हैं, ज्ञानी लोग जाते हैं, बहुत ही विचारक लोग जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा हम लोगों की निचली बॉडी है और लोकसभा हम लोग की अपर बॉडी है। दोनों में नियम कायदे कानून बनते हैं और दोनों में बन जाना। लोकसभा से पास होने के बाद वो कानून राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के अंतिम मोहर लग जाने के बाद वो देश का कानून बन जाता है और कानून बन जाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट उसका मनवाने के लिए और सारी जो मिलिट्री फोर्स मनवाने के लिए उसको बाध्य करती है, उसको मानना ही पड़ता है उस नियम कानून को। तो ये हम लोगों की आनंद मार्ग संस्था है। आनंद मार्ग संस्था में ये किस प्रकार है हम लोग का कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आनंद मार्ग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग की न्यायपालिका क्या है। तो इतनी बड़ी संस्था है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी है वो चीज़ें होती है। और उससे क्या होता है, संस्था की जो एकता है, संस्था की जो यूनिटी है, या संस्था जो काम करना चाहती है, संस्था जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है जन सेवा के लिए, वो नहीं कर पाती है। तो उसके लिए संस्था किस प्रकार से न्याय इम्प्लीमेंट करती है अपने लोगों में। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि मान लिया आपका भुक्ति है, पूर्णिया भुक्ति है,
पूर्णिया भुक्ति में कोई मार्गी यदि संस्था विरोधी कोई काम कर रहा है, चाहे आचरण विरोधी काम कर रहा है, उसका आचरण, उस मार्गी का आचरण मार्ग के कंडक्ट के अनुसार से नहीं है, उसका आचरण मार्ग को हानि पहुंचा रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या हम लोग के संविधान में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का अभियोग लाना पड़ेगा। उस व्यक्ति का अभियोग भुक्ति प्रधान के पास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको यूनिट सेक्रेटरी के पास ये खबर देना पड़ेगा। मान लीजिए यूनिट सेक्रेटरी से नहीं होती है तो उसका जो आचार्य है उसके पास, और आचार्य भी नहीं है तो तत्काल तो भुक्ति प्रधान ही रहते हैं, तो भुक्ति प्रधान सबसे सूटेबल है। उस भुक्ति प्रधान के पास एक अभियोग, लिखित में एक अभियोग डालना पड़ता है। फिर भुक्ति प्रधान क्या करते हैं? 3 लोगों का ट्रिब्यूनल बैठाते हैं, उसको बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग। यानी कि भुक्ति प्रधान के पास आया तो भुक्ति प्रधान अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग ट्रिब्यूनल बैठाते हैं। फिर ट्रिब्यूनल क्या करती है? फैक्ट फाइंडिंग करती है। ये जो अभियोग आया है, ये जो इस व्यक्ति के विरुद्ध में दोषारोपण मेरे पास आया है, ये सही है कि गलत है, उसका एक फैक्ट फाइंडिंग होता है। और ट्रिब्यूनल फैक्ट फाइंडिंग करती है और सही साबित हो जाने के बाद उस व्यक्ति को पनिशमेंट निर्धारण करती है वो ट्रिब्यूनल। 3 लोगों की जो कमेटी होती है वो। अब मान लिया वो व्यक्ति को पसंद नहीं आया, ट्रिब्यूनल जो जजमेंट दिया, ट्रिब्यूनल ने जो बात बताई उसको पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा? वो दूसरा बोले कि हम इससे सहमत नहीं हैं, मैंने गलती किया ही नहीं हूँ, कैसे लोग कर दिया, हमको ये पसंद नहीं, हम नहीं पालन करेंगे। तो क्या करेगा? भुक्ति प्रधान दोबारा से एक ट्रिब्यूनल बैठाएगा, दोबारा से एक फैक्ट फाइंडिंग ट्रिब्यूनल बैठाएगा, और फिर दोबारा से वो नया जो ट्रिब्यूनल बैठेगा वो उसको पनिशमेंट देगा। अब मान लीजिए इसमें भी मुकर जाएगा, वो इसको भी बोलेगा नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो फिर क्या होगा? ये बात चली जाएगी सीधे जनरल सेक्रेटरी के पास। और जनरल सेक्रेटरी क्या करे? संस्था का जो जनरल सेक्रेटरी अभी रामानंद दादा हैं, पहले चीज स्वरूपानंद दादा थे, उनके पास ये बात चली जाएगी। अब वो क्या करेंगे? या तो ट्रिब्यूनल बैठा करके 3 लोगों की कमेटी बैठा करके इसको सॉल्व करेंगे, या तो अपने लेवल पर ही उसको सॉल्व करेंगे, और इस बात को उसको माननी ही पड़ेगी। ये फाइनल है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फाइनल है। तो ये हुई बात विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन भुक्ति प्रधान अपने लेवल पर भी फौजदारी, अपने भुक्ति में फौजदारी और दीवानी मामलों को ठीक कर सकते हैं। फौजदारी का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, 2 मार्गी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और ट्रिब्यूनल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, मान लिया भुक्ति प्रधान ही अपने लेवल पर उसको ठीक कर दिए, बैठा करके सलाह मशुरा करके उसको ठीक कर दिए, झगड़ा करके, उसको बोलते हैं फौजदारी। और कहीं पर जमीन जायदाद का कोई केस मामला आ गया, उसको बोलते हैं दीवानी। तो ये दोनों फौजदारी मामला को और दीवानी मामला को भी भुक्ति प्रधान अपने लेवल पर भी उसको डील कर सकते हैं और अपने लेवल पर भी ठीक कर सकते हैं। यदि अपने से नहीं संभलता है और भुक्ति प्रधान बोलते हैं कि नहीं हम इसमें क्यों पड़ेंगे, तो ट्रिब्यूनल बैठा करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हुई बात। लेकिन मान लिया आपके भुक्ति में वो मार्गी नहीं है, वो आचार्य है, आचार्य के विरुद्ध में आपको अभी आप ही का भुक्ति का है, लेकिन वो आचार्य है, तो आचार्य को भुक्ति प्रधान नहीं डील कर सकते हैं। आचार्य को किसी को अभियोग लाना है तो सीधे चला जाएगा वो आचार्य बोर्ड में, सेंट्रल आचार्य बोर्ड में वो बात चली जाएगी और वहाँ पर ये बात रखनी पड़ेगी उसके विरोध में। और वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वो आचार्य बोर्ड फिर 3 लोगों का ट्रिब्यूनल बैठाएगा, फैक्ट फाइंडिंग करेगी और उसके बाद उसको पनिशमेंट की व्यवस्था करेगी। तो ये हुआ। लेकिन हम लोग के पास तात्विक बोर्ड है, आचार्य बोर्ड है, अवधूत बोर्ड है, पुरोधा बोर्ड है, ये भी हम लोगों की न्यायपालिका है। तो जो भी तात्विक हैं, संस्था में जो तात्विक हैं, और तात्विक कोई गलती कर रहा है, संस्था विरोधी काम कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए, वो तात्विक ऐसा गलती कर रहा है, तो क्या करेगा? जो सेंट्रल तात्विक बोर्ड है, सेंट्रल तात्विक बोर्ड में क्या होता है? 12 लोगों की एक टीम होती है, 12 लोगों के मेंबर होती है। उनमें से बोर्ड का एक सेक्रेटरी होता है। किसको तात्विक बनाना है, किसको तात्विक सिर्फ सीज करना है, वो सारा तात्विक बोर्ड ही निर्धारण करता है। और तात्विक कोई गलती करता है तो उसी के पास अभियोग लेके जाना पड़ता है। और तात्विक बोर्ड फिर क्या करता है? फैक्ट फाइंडिंग ट्रिब्यूनल बैठा करके उसको फैक्ट फाइंडिंग करता है और पुरोधा प्रमुख के सहमति से फिर क्या करता है? उसको पनिशमेंट की व्यवस्था होती है। पनिशमेंट का मतलब क्या? कि उसको जो इस प्रकार का सेमिनार हो रहा है उसमें कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, कहीं धर्म महासम्मेलन है उसमें कुछ दिन के लिए रोक दिया गया,
उस दिन के लिए उसको उपवास बता दिया गया, उस दिन उसको बोला गया कि आप 5 आदमी को दीक्षा दिला दो, उससे भी उसका रेक्टिफिकेशन हो जाती है। यानी कि पनिशमेंट मतलब बहुत उसका सुधारात्मक, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने गलती किया, और उसका काम हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा काम अब संस्था के अनुकूल हो रहा है, संस्था के भले के लिए हो रहा है, संस्था के अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये हम लोग का तात्विक बोर्ड। लेकिन कोई आचार्य है, चाहे गृह आचार्य है, चाहे कोई होल टाइमर आचार्य है, वह कोई गलती करता है तो ये बात कहाँ चली जाएगी? सीधे आचार्य बोर्ड के पास चली जाएगी। तात्विक बोर्ड में कितने लोग थे? 12 लोग। आचार्य बोर्ड में 8 लोग होते हैं, और ये भी 5 साल के लिए होते हैं। तात्विक बोर्ड में 12, आचार्य बोर्ड में 8, और इसका भी 5 साल इसका कार्यकाल होता है, और 5 साल में फिर से चुनाव होता है। और जितने भी आचार्य लोग होते हैं, आचार्य लोग मान लिया हमारे यहाँ 500 आचार्य हैं, तो 500 आचार्य में ही एक सर्कुलर जाती है कि भाई आचार्य बोर्ड का इलेक्शन होने वाला है, किसको किसको आचार्य बोर्ड में खड़ा होना है। तो मान लिया हमको 8 आदमी चाहिए आचार्य बोर्ड में। अब आ गए आपके पास 20 लोगों का लेटर, 20 लोगों का अप्लीकेशन आ गया, और स्कूटनी में किसी को छाट दिए तो आप कल हो सकता है 15 लोग आ गए, स्कूटनी में छाट करके 15 लोग आ गए, तो आपके पास 15 लोगों का नाम रहेगा बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर पर कितने लोगों का नाम है? 15 लोगों का। और आपको चुनना है 8। वो 500 लोग क्या करेंगे? वो 8 लोगों पर टिक, जिसको पसंद आ रहा है वो 8 लोगों पर टिक करेंगे, 8 लोगों पर टिक करेंगे। अब जिसका ज़्यादा वोट आएगा, जिसका ज़्यादा काउंटिंग हो जाएगा, उसमें काउंटिंग होती है, बढ़िया सबके सामने इस प्रकार बैठे रहते हैं लोग, और उसमें काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग होने के बाद जिसका ज़्यादा होता है उसी में से वह 8 लोग फिर आचार्य बोर्ड में आ जाते हैं, और वही 8 लोगों में से क्या होता है, एक आदमी उसका चेयरमैन बन जाता है। और जितना भी आचार्य का नियम कानून कायदा दंड अनुशासन, किसको आचार्य बनाना है, किसका आचार्य से सीज करना है, सारा वही निर्धारण करता है। कोई आचार्य सही काम नहीं कर रहा है, संस्था विरोधी काम कर रहा है, तो आचार्य बोर्ड उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। तो ये आचार्य बोर्ड करता है। और उसके बाद आचार्य बोर्ड के बाद आता है ऊपर में अवधूत बोर्ड। अवधूत बोर्ड क्या है? केवल अवधूतों की है, वहाँ पर कोई गृहस्थ नहीं आ सकते हैं। आचार्य बोर्ड और तात्विक बोर्ड में गृह भी रहते हैं, क्योंकि अवधूत रहते हैं। तो ये अवधूत लोगों की बोर्ड होती है। और कोई अवधूत कोई गलती करता है तो इससे सीधा बात अवधूत बोर्ड में जाती है। और अवधूत बोर्ड में 4 लोग होते हैं। अब अवधूत बोर्ड में 4 लोग हैं, और हमारे पास मान लीजिए 300 अवधूत हैं, तो 300 अवधूत में आपके पास 15 एप्लीकेशन आ गया, और स्कूटनी के माध्यम से आपके पास 12 बचे। तो आपको जो 12 लोगों का नाम रहेगा उसमें से आपको 4 लोगों को टिक करना है, और 4 लोगों को टिक करने के बाद आपका अवधूत बोर्ड बन गया। अवधूत बोर्ड बनने के बाद आचार्य के बाद किसको अवधूत बनाना है, किसको अवधूत से भी सीज करना है, किसको अवधूत सही से काम नहीं कर रहा तो दंड देना है, किसको एक्सपेल करना है, क्या करना है, सारा अवधूत बोर्ड निर्णय लेता है, फिर इसको ऊपर फॉरवर्ड करता है। तो ये अवधूत बोर्ड हुआ। उसके बाद आती है पुरोधा बोर्ड, सबसे ऊपर में आती है पुरोधा बोर्ड। पुरोधा बोर्ड में कितना आदमी होते हैं? 4 लोग होते हैं। 4 लोग में क्या होता है? 3 जो मेंबर होते हैं उन लोगों 4 लोगों में जो 3 मेंबर होते हैं उनका 5 साल में, हर एक 5 साल में चुनाव होता है। लेकिन प्रोधा प्रमुख दादा भी उसके एक मेंबर होते हैं, वो लाइफ टाइम मेंबर होते हैं। वो प्रोधा प्रमुख एक मेंबर होते हैं प्रोधा बोर्ड के, वो लाइफ टाइम मेंबर होते हैं। और उस प्रोधा बोर्ड के वो चेयरमैन भी होते हैं, वो प्रोधा बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। और प्रोधा बोर्ड का क्या काम है? प्रोधा बोर्ड का काम है ये जितने भी लोअर बोर्ड है, तात्विक बोर्ड है, आचार्य बोर्ड है, अवधूत बोर्ड है, सबको सुपरवाइज करना। और जो भी ये लोअर बोर्ड निर्णय लेता है उसको उसकी सहमति के लिए, उसका फुल फ्लेज क्रियान्वयन के लिए फिर प्रोधा प्रमुख की सहमति लग गई, तभी वो कानून बनती है। ये नहीं कि आचार्य बोर्ड कुछ भी बनाया और उसको लागू कर दिया, ऐसा नहीं। आचार्य बोर्ड अपना निर्णय करेगा, उसके बाद उसको सहमति के लिए प्रोधा प्रमुख के पास भेजेगा, और प्रोधा प्रमुख की सहमति होने के बाद फिर वो कानून बनती है, रूल्स बनती है, वो इम्प्लीमेंट होती है। इसलिए प्रोधा प्रमुख का ही अंत में उसका फाइनल होता है, चाहे बोर्ड कुछ भी निर्णय ले ले। तो प्रोधा बोर्ड किस प्रकार से काम करती है?
तो प्रोधा बोर्ड भी किसको प्रोधा बनाना है, प्रोधा संबंधी नीति नियम अनुशासन दंड सब प्रोधा बोर्ड करती है। और संस्था में कुछ विकट समस्या आ गई, विकट मतभेद आ गया, किसी से सुलझ नहीं रहा है, तो प्रोधा बोर्ड ही वहाँ पर निर्णय लेता है। किसी भी मान लिया मतभेद हो गया संस्था संबंधी कोई बातों को लेकर के, कोई विषय को लेकर के, तो वहाँ पर प्रोधा बाबा लिखते हैं कि प्रोधा बोर्ड के निर्णय को अंतिम माना जाएगा और उसका जो निर्णय होगा समाज उसको मान करके चलेगा। वहाँ पर कोई इफ एंड कोई बट कि उनके विचारों को अभ्रांत माना मत जाएगा, उनके जो डिसीजन होंगे उनको अभ्रांत, ये नहीं कि बोलेगा अरे उसको तो दिमाग नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे नहीं, उनके जो विचार हैं उनको चरम माना जाएगा प्रोधा बोर्ड के विचारों को, है ना। और वहाँ पर तो मान लिया 3 ही मेंबर है, कोई मान लिया मतभेद हो गया और मतभेद हो गया तो वोटिंग हो रहा है। अब वोटिंग में क्या हुआ कि दोनों में बराबर हो गए, 4 मेंबर हैं प्रोधा प्रमुख को लेकर के, तो पक्ष में भी 2 वोट आ गया और विपक्ष में भी 2 वोट आ गया, तो बराबर हो गया। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, वैसी परिस्थिति में प्रोधा प्रमुख दादा को एक एक्स्ट्रा वोट देने का अधिकार है, वीटो करने का अधिकार है। मान लिया 3 उसमें 3 लोग हैं और 3/1 से हो गया डिसीजन तो सही है, लेकिन 2/2 हो गया तो प्रोधा प्रमुख को वीटो पावर करने का, उनको एक और वोट देने का अधिकार है। तो इस प्रकार से प्रोधा प्रमुख का आनंद मार्ग में बहुत पावर है और प्रोधा प्रमुख दादा लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं, जीवन भर बने रहते हैं। और प्रोधा प्रमुख दादा कैसे बनते हैं, वो प्रोधाओं के निर्वाचन से सभी प्रोधाओं लोगों के निर्वाचन से प्रोधा प्रमुख बनते हैं, अर्थात सारे प्रोधा मिल करके प्रोधा प्रमुख बनाते हैं। और ये व्यवस्था जो है क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियन के जो पोप होते हैं उनका चुनाव भी इसी प्रकार का होता है। जो वेटिकन सिटी, जो क्रिश्चियन लोगों का जो राजधानी है वेटिकन सिटी, वहाँ पर रहते हैं और वह भी लाइफ लॉन्ग रहते हैं। वेटिकन सिटी में जो रहते हैं पोप, वह भी मरते दम तक रहते हैं। तो वही स्ट्रक्चर आनंद मार्ग में लगभग है प्रोधा प्रमुख के संबंध में। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, हम लोग का जुडिशरी न्यायपालिका, ये मैं न्यायपालिका आनंद मार्ग का जो न्यायपालिका मैं बता रहा था। तो यदि आनंद मार्ग के मान को चलेंगे, अगर आनंद मार्ग अपने आप में न्यायपालिका है, ये अपने अंतर्द्वंद को, ये अपने अंतर कलह को, अपने अंदर के झगड़े को ठीक करने के लिए सक्षम है। अपने अंदर के झगड़े को ठीक करने के लिए आनंद मार्ग सक्षम है। इसमें सब प्रकार की व्यवस्था, सब प्रकार के बोर्ड बाबा ने बना दिया है। लेकिन फिर भी कुछ खुराफाती लोग क्या करते हैं, इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम कैसे मानेंगे, हम तो बाबा के साथ काम करते थे, बाबा हमको बहुत प्यार करते थे, ऐसा वैसा, और क्या करते थे, फिर वो लोग अपना अलग ही राग पर चलते। लेकिन अभी भी जो लोग अनाप शनाप इधर उधर की बातें करते हैं, सिंपल से चरित्र के अनुसार से चलेंगे और प्रोधा प्रमुख की बातों को मान के चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रोधा प्रमुख दादा को भी नहीं मानेंगे, जनरल सेक्रेटरी दादा को भी नहीं मानेंगे और बोलेंगे संस्था एक होनी चाहिए, तो कैसे एक होगा भैया? संस्था कैसे एक होगी? क्या संस्था में 2 प्रोधा प्रमुख होगा? क्या संस्था में 2 जनरल सेक्रेटरी होगा? एक को ही ना मानना पड़ेगा और जो विधिवत तरीके से है उसी को मानना पड़ेगा। किंसु को तो पूरी संस्था नहीं मान सकती। ऐसे प्रोधा प्रमुख जो विधिवत तरीके से बना है, सिस्टमेटिक तरीके से बना है, उसी को प्रोधा प्रमुख माना जाएगा। जो सारा संस्था में बढ़िया व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, नीति से नियम से, या कि परमेश्वरानंद दादा को, उसको तो प्रोधा प्रमुख नहीं माना जाएगा ना। तो जो यूनिटी की बात करते हैं वही डिसयूनिटी की भी बात करते हैं। तुम यदि यूनिटी चाहते हो तो सीधा अपने आप को डिजोल्व करो, अपने जो भी तुम बनाए हो प्रेसिडेंट और प्रोधा प्रमुख और दुनिया भर का लमसम, उसको तुम डिजोल्व करो और सिंपल से तुम इसको मानो, तो यूनिटी है। अपना अलग अलग सेमिनार करने का और अलग वहाँ पर डीएमएस करने का अलग अलग जगह पर क्या ज़रूरी है? तो इस प्रकार से जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं और संस्था को बहलाने वाली, बहकाने वाली बात करते हैं, और वही लोग संस्था को मतलब कि गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए संस्था इस प्रकार अडिग रहती है। संस्था इस प्रकार से अपने जो बाबा के विचार है, बाबा का जो दिशा निर्देश है, चर्या है, उस पर संस्था अडिग रहती है। इसीलिए संस्था बची हुई है ना। तो ये हुआ हम लोग का न्यायपालिका। अब संस्था की व्यवस्थापिका क्या है? संस्था में नियम कानून कायदा किस प्रकार बनता है? संस्था की व्यवस्थापिका, संस्था की संसद क्या है?
तो जो हमारी जो सेंट्रल कमेटी होती है, सेंट्रल कमेटी को शॉर्ट में बोलते हैं सीसी। क्या बोलते हैं? सीसी। उसका होता है फुल फॉर्म सेंट्रल कमेटी। अब ये सेंट्रल कमेटी कैसे बनती है? सेंट्रल कमेटी भी बनती है पुरोधा लोगों से। जो पुरोधा होते हैं, जो पुरोधा का मतलब क्या होता है? जो आनंद मार्ग के सब कुछ को जानते हैं, सारे दर्शन जानते हैं, सारे फिलोसफी जानते हैं, आनंद मार्ग में पके हुए हैं, एकदम मंजे हुए हैं, उनको पुरोधा। और विशेष रूप से वो कहीं पर एग्ज़ाम वगैरह में पास होते हैं और सर्टिफाइड होते हैं पुरोधा प्रमुख के द्वारा, वो लोग पुरोधा कहलाते हैं। तो हम लोग की सेंट्रल कमेटी कैसे बनती है? तो सेंट्रल कमेटी में बाबा बोलते हैं कम से कम 25 और अधिक से अधिक 60 मेंबर होना चाहिए सेंट्रल कमेटी में। कम से कम 25 और अधिक से अधिक 60 मेंबर होना चाहिए। और सारे मेंबर क्या होंगे? पुरोधा ही होंगे सारे मेंबर। अब ये इनका चुनाव कैसे होगा? जैसे कि मान लिया आपके पास 200 पुरोधा हैं, नहीं आपके पास मान लिया 100 पुरोधा ही हैं, और आपको बनाना है 40 लोगों का पुरोधा सेंट्रल कमेटी, 40 लोगों का सेंट्रल कमेटी बनाना है। तो उसमें सेंट्रल कमेटी में आने के लिए सारे लोग एलिजिबल हैं। वो सारे 100 लोग एलिजिबल हैं। तो सारे 100 लोग क्या करेंगे? वो 40 लोगों को वोट करेंगे। वो जो आपका बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर में सारे 100 पुरोधा लोगों का नाम होगा, और इस 100 पुरोधा लोगों के नाम में से आपको 40 लोगों को सिलेक्शन करना है। अब जिसका ज़्यादा आएगा वो सेंट्रल कमेटी में आ जाएंगे। अब सेंट्रल कमेटी क्या करती है? संस्था के सारे नियम कानून कायदा बनाती है। एक तो बाबा का गाइडलाइन पहले से है, बाबा का गाइडलाइन को आधार मान करके और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, उसको सेंट्रल कमेटी ही करती है। जैसे कि मान लिया महाप्रयाण है, महाप्रयाण पहले हम लोग भी मनाते थे, और महाप्रयाण का एक चैप्टर भी था हम लोग के चर्चा में। लेकिन सेंट्रल कमेटी में डिसीजन लिया कि नहीं, महाप्रयाण नहीं मनाना चाहिए। महाप्रयाण जो तारक ब्रह्म होता है, उस शिव का भी कोई नहीं मनाते हैं, कृष्ण का भी नहीं मनाते हैं, तो बाबा का क्यों मनाया जाएगा? इस प्रकार का सेंट्रल कमेटी में डिसीजन हुआ, और फिर हम लोग महाप्रयाण अब नहीं मनाते हैं, और कलकत्ता वाले महाप्रयाण मनाते हैं। और उसको जो हम लोग का चर्चा था लास्ट पार्ट में, वहाँ से भी उसको हटा दिया गया। तो सेंट्रल कमेटी इस प्रकार का डिसीजन लेती है संस्था के हित में। जैसे जमालपुर में पहले एक बार ही डीएमएस होती थी मार्च में, वो भी 2 दिन का, फिर बाद में उस डीएमएस को 3 दिन का किया गया, और अभी अक्टूबर में भी 3 दिन का डीएमएस हो गया। और जमालपुर में आनंद संभूति मास्टर यूनिट भी लिया गया, और उसका विकास हो रहा है। तो ये सब की चर्चा, ये सब की बातें भी सारी सेंट्रल कमेटी में होती है, केंद्रीय समिति में होती है। सेंट्रल कमेटी यहाँ पर भारत सरकार जैसा लोकसभा और राज्यसभा जैसा नहीं है, हम लोग की एक ही सेंट्रल कमेटी है। तो अभी हम लोग के पास 38 लोगों का, शायद 38 लोगों का सेंट्रल कमेटी है, और 60 लोगों से भी ज़्यादा उसका संख्या बढ़ाया जा सकता है यदि 75% लोगों की सहमति होगी, और बहुत सारे हमारे पास पुरोधा लोग रहेंगे, तो उसको 60 लोगों से भी उसको 70-75 किया जा सकता है। लेकिन बाबा का गाइडलाइन के अनुसार से 25 से 60, और लेकिन उसको मीटिंग करके और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा हुआ लेजिस्लेटिव, सेंट्रल कमेटी हम लोग की लेजिस्लेटिव बॉडी है। और उसके बाद आती है हम लोग की CEC, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हम लोग क्या है? केंद्रीय कार्यपालिका। उसका हिंदी क्या होता है? केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय समिति अर्थात सेंट्रल कमेटी से ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव केंद्रीय कार्य समिति बनती है। पुरोधा प्रमुख दादा केंद्रीय समिति से ही जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, और जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की सहमति से एक केंद्रीय कार्य समिति बना लेते हैं। और पुरोधा प्रमुख दादा को जो केंद्रीय समिति में नहीं है, बाहर से भी 3 लोगों को केंद्रीय कार्य समिति में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में लेने का अधिकार होता है। और उसी में से क्या करती है, कोई धर्म प्रचार सेक्रेटरी बनते हैं, कोई ऑफिस सेक्रेटरी बनते हैं,
कोई कोई स्मूप सेक्रेटरी बनते हैं, कोई एसडीएम सेक्रेटरी बनते हैं, कोई प्राउड के सेक्रेटरी बनते हैं। इस प्रकार के जो डिपार्टमेंटल हेड्स बनते हैं वो लोग भी सारे प्रोदाई होते हैं। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनते हैं? सेंट्रल कमेटी से। एसजी, हमारे जितने भी एसजी आते हैं, प्राउड के एसजी, सेवा दल के एसजी, एसडीएम के एसजी, एसडी के एसजी, और जो धर्म प्रचार सेक्रेटरी, स्मूप सेक्रेटरी, पीकेएफ सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, पीआरएस, ये सारे हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। हाँ, सत्सरण तो आगे प्राउड के हनवत सारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो भी डिपार्टमेंटल हेड हैं सेंट्रल लेवल के, ये हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो ये हम लोग का सीईसी हुआ, ये हुआ। अब बात प्रोधा प्रमुख की, तो प्रोधा प्रमुख तो हमारे लाइफ लॉन्ग मेंबर है ही। अब प्रोधा प्रमुख के पास 2 पोस्ट होता है, 2-3 होता है। एक तो वो प्रोधा बोर्ड में भी वो लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं प्रोधा बोर्ड में, और वो प्रोधा प्रमुख दादा हैं, साथ में वो प्रेसिडेंट भी हैं। प्रेसिडेंट के माध्यम से क्या होता है, उस संस्था से डायरेक्ट लिंक हैं। एज ए प्रोधा प्रमुख क्या है, वो केवल स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को केवल लेके केवल हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट का भी रोल उनके पास होता है, इसलिए प्रोधा प्रमुख दादा हमारे न्यायपालिका जुडिशरी के भी हेड हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के भी हेड हैं, और लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका के भी हेड हैं। इसलिए प्रोधा प्रमुख दादा सुप्रीम हैं आनंद मार्ग में। तो कार्यपालिका भी हो गया, ये कार्यपालिका हुआ। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ये सेंट्रल लेवल की एग्जीक्यूटिव हुआ। और सेंट्रल कमेटी हुआ सेंट्रल लेवल की। हाँ, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल। हमारे जीएस होता है जनरल सेक्रेटरी, जनरल सभी के हेड, लेकिन जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। एसजी, प्राउड के एसजी हैं, एसडीएम के एसजी हैं, वीएसएस के एसजी हैं, सेवा दल के एसजी कहलाते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं ये। तो हम लोग आनंद मार्ग के स्ट्रक्चर को भी समझते हुए चलते हैं। तो इससे यदि हम नीचे आते हैं तो ये तो पूरा ग्लोब का बन गया, पूरा वर्ल्ड के लिए बन गया। जो एसजी होते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए होते हैं। अब इससे जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेक्टर होता है। हमारे पास क्या होता है, सेक्टर होता है। तो कितना सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में, कोई बताएंगे? कौन कौन सेक्टर? दिल्ली सेक्टर में कौन कौन सा देश है? दिल्ली से बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब सारे दिल्ली सेक्टर में ही आते हैं। उसके बाद मनीला सेक्टर है। दिल्ली सेक्टर में हम लोग भारत आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है और श्रीलंका आता है, ये दिल्ली सेक्टर में। मनीला सेक्टर मतलब भारत के जो पूर्वी देश हैं, पूर्व में क्या है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, सिंगापुर, ये सब मनीला सेक्टर में आते हैं। उसके बाद उससे ऊपर चले जाएंगे तो याद करते जाइएगा, पूछूंगा मैं। तो भारत के जस्ट पूरब में बांग्लादेश को, जो कलकत्ता से और आगे समुद्र की तरफ बढ़ेंगे तो समुद्र के बीच में बहुत सारा देश है, वो सब सारे मनीला सेक्टर में आते हैं। और उससे और ऊपर जाएंगे चाइना की तरफ तो वो देश आते हैं हांगकांग सेक्टर। रसिया है, जापान है, ये सब सारे आते हैं हांगकांग सेक्टर। ताइवान है, ये सब हांगकांग सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आता है बर्लिन सेक्टर। बर्लिन सेक्टर में जितने भी आपके यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सब आते हैं बर्लिन सेक्टर में। उसके बाद है जीटी सेक्टर। जीटी सेक्टर में जो साउथ अमेरिका है वो जीटी सेक्टर, सही दादा जी? साउथ अमेरिका जीटी सेक्टर। हाँ, जो साउथ अमेरिका 2 है, एक है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका है पूरा साउथ अमेरिका, वो जीटी सेक्टर, जो टाउन सेक्टर, हाँ, ब्राज़ील वगैरह। और जो एनवाई सेक्टर है नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह, वो हम लोग का एनवाई सेक्टर है। और पूरा ऑस्ट्रेलिया है सूबा सेक्टर। पूरा अरब कंट्री, खाड़ी देश, ईरान, इराक, बगदाद, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरबिया,
ये सारे आते हैं काहिरा सेक्टर में। और जितना भी अफ्रीकन कंट्री है वो सारे आते हैं नैरोबी सेक्टर में। तो इस प्रकार के बाबा का कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है और कितना बढ़िया स्ट्रक्चर। तो सारे सेक्टर में क्या होते हैं, एक एक एसएस होते हैं। क्या होते हैं? एसएस का मतलब होता है सेक्टोरियल सेक्रेटरी। सेक्टर के हेड, जिस प्रकार ग्लोब के हेड होते हैं जीएस, उसी प्रकार सेक्टर के हेड होते हैं एसएस। तो हम लोगों के पूरा वर्ल्ड में 9 एसएस हो गए। तो इनका भी क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इनका भी एक एग्जीक्यूटिव होता है। इसके पास सेक्टोरियल समिति नहीं होती है। जिस प्रकार सेंट्रल के पास सीसी था, सेंट्रल कमेटी था, उन सेक्टोरियल समिति के पास सेक्टोरियल समिति नहीं होती है, डायरेक्ट सेक्टोरियल एग्जीक्यूटिव होती है। केवल उनके पास कार्यपालिका होता है। जैसे कि इनके पास भी धर्म प्रचार सेक्रेटरी होता है, इनके पास भी सेक्टोरियल अमर सेक्रेटरी होता है, इनके पास भी सेक्टोरियल प्राउड का चीफ होते हैं, एसडीएम के चीफ होते हैं। तो सारे लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग सेक्टोरियल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। लोग सेक्टोरियल लेवल के एग्जीक्यूटिव ये लोग कहलाते हैं। तो उसके नीचे आते हैं आरएस रीजन। अब पूरे भारत में 10 रीजन है। रीजन का मतलब जैसे कि मान लिया ये आपका है रीजन, रांची रीजन। तो रांची रीजन बहुत बड़ा रीजन है। पूरा आपका बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग, हाँ, मध्य प्रदेश का भी इतना बड़ा रांची रीजन है। अब ये उसका एक हेड होते हैं रीजन। और जो भी ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। सभी डिपार्टमेंट को ये हेड करते हैं। जैसे मान लीजिए एसएस हैं, तो एसएस प्राउड को भी हेड करते हैं, प्राउड का भी सुपरवाइज करते हैं वो, एसडीएम का भी सुपरवाइज करते हैं वो, सेवा दल का भी सुपरवाइज करते हैं वो। और इसी प्रकार आरएस भी होते हैं, तो आरएस सब डिपार्टमेंट को हेड करते हैं वो। यहाँ रीजनल लेवल पर जो भी पीएलओ होते हैं, पीसी होते हैं, सीओ होते हैं, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो उनको सुपरवाइज करते हैं आरएस, डिपार्टमेंटल हेड को भी। तो एक जनरल पोस्ट होती है, एक जनरल स्ट्रक्चर होती है। एक जनरल स्ट्रक्चर है जो जीएस है, जीएस के बाद एसएस है, एसएस के बाद जो आरएस है, आरएस के बाद जो डीएस है, डीएस के बाद जो डीटीएस है, डीटीएस के बाद जो बीएस है। ये हम लोग का सन्यासी का जो स्ट्रक्चर है बीएस लेवल तक है। और ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। उसके बाद डिपार्टमेंट का भी स्ट्रक्चर आती है। आनंद मार्ग संस्था के अंदर में बहुत सारी और भी संस्था है। ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है और माँ के अंदर में और भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब मिलजुल करके काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एसडीएम डिपार्टमेंट हम लोग के पास है, तो एसडीएम डिपार्टमेंट का काम क्या है? सन्यासी बनाना, सन्यासी को ट्रेनिंग देना। सन्यासी की ट्रेनिंग कोई दूसरी डिपार्टमेंट नहीं देती है, सन्यासी की ट्रेनिंग एसडीएम डिपार्टमेंट देती है। जो हम लोग का चितईपुर में हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है, दीदी लोगों का बेंगलोर में जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसका काम है। एसडीएम डिपार्टमेंट का काम है कीर्तन कराना, नारायण सेवा करना और नशा मुक्ति अभियान करना, नशा मुक्ति अभियान के लिए काम करना, ट्रेनिंग सेंटर में सन्यासी बनाना, ट्रेनिंग लोगों को तैयार करना। ये एसडीएम डिपार्टमेंट का काम है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम, स्पेसिफिक काम है। और धर्म प्रचार सबका कॉमन काम है। धर्म प्रचार सबको दीक्षा देना, सन्यासी बनाना, इस प्रकार का कॉमन काम। यूनिट बनाना, यूनिट में क्या करते हैं? वो आनंद मार्ग के अपने डिपार्टमेंट के यूनिट बनाते हैं। प्राउड का यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोरलिस्ट यूनिट, उसको हम लोग यूनिट नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं एम यूनिट। एसडीएम के यूनिट को भी हम लोग बोलते हैं एम यूनिट, मोरलिस्ट यूनिट बोलते हैं। वो लोग उसका यूनिट बनाते हैं, वो लोग आनंद मार्ग यूनिट नहीं बनाते हैं, वो अपना यूनिट बनाते हैं वो लोग। तो संस्था एक्चुअली में ये अलग अलग संस्था है। लेकिन अभी क्या है, डिपार्टमेंट का उतना सेंटिमेंट नहीं हुआ है और हमारे पास उतने सारे मार्गी लोग नहीं हैं, डिपार्टमेंट में उतने हमारे ऑप्टिस नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल ये संस्था अलग अलग है और इनका अलग अलग एम्स एंड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग उनको लक्ष्य है, अलग अलग उनको लक्ष्य की प्राप्ति दिया गया है और काम करने का तरीका भी उनका अलग अलग है। मसीह मान ली प्राउड है, तो प्राउड का इतना बड़ा हम लोग का फिलोसफी है, इतना बड़ा दर्शन है, तो बाबा ने प्राउड, उसके लिए प्राउड अलग से संस्था बना दिया, उसके लिए अलग से सन्यासी दे दिया, उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर दे दिया। एसजी है, उसके बाद सीएस है, उसके बाद सीएस के नीचे डीसीएस है, डीसीएस के नीचे पीएलओ है, पीएलओ के नीचे डीएलओ है जो पेपर मैगजीन वगैरह निकालता है। अब सेवा दल है, तो सेवा दल का क्या काम है? सेवा दल क्या काम है? हाँ, सेवा दल क्या काम है?
हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, डीएमएस वगैरह हो रहा है, तो डीएमएस वगैरह में कुछ हो सकता है, तो अंदर की सिक्योरिटी करने के लिए हम लोग के पास सेवा दल है। और सेवा दल के पास क्या होती है, सीबीआई भी होती है। भारत सरकार के पास भी इसी प्रकार 2 प्रकार की सिक्योरिटी है। जो पुलिस और सीबीआई है, ये हम लोगों की इंटरनल सिक्योरिटी है। जो भारत सरकार की जो पुलिस होती है, ये इंटरनल सिक्योरिटी है, और मिलिट्री जो होती है, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। वो बॉर्डर की सुरक्षा करती है जो मिलिट्री होती है। तो आनंद मार्ग के पास भी 2 प्रकार की सिक्योरिटी है। कहीं पर आपको ज़मीन को कोई दखलंदाजी कर रहा है, अब यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो कोई बाहर के शरारती लोग बदमाशी कर रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग के पास एएसडी होता है। इंटरनल को ठीक करने के लिए सेवा दल, और एक्सटर्नल को ठीक करने के लिए एएसडी। तो जिस प्रकार भारत सरकार में 2 प्रकार की सिक्योरिटी व्यवस्था है, आनंद मार्ग में भी 2 प्रकार के सिक्योरिटी व्यवस्था है। तो बाबा का इतना बढ़िया व्यवस्था दिया हुआ है। अब एसडीएम डिपार्टमेंट है, तो एसडीएम डिपार्टमेंट के सबसे ऊपर में एसडीएम के एसजी हैं, और उसके नीचे एसडीएम डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं, और उसके नीचे एओ है, एरिया ऑर्गेनाइज़र, और उसके भी नीचे सीओ है, सर्कल ऑर्गेनाइज़र, और सीओ के नीचे है जेडो, जोनल ऑर्गेनाइज़र। तो ये हम लोगों का एसडीएम डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। बाबा एसडी डिपार्टमेंट का भी इसी प्रकार स्ट्रक्चर है। एसडी डिपार्टमेंट के सबसे ऊपर में एसजी दादा, और उसके नीचे एसडी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी, और उसके भी नीचे डीसी डिप्टी कमांडर, और उसके भी नीचे पीसी प्रोविंशियल कमांडर, और उसके भी नीचे जेडसी जोनल कमांडर। इस प्रकार एएसडी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। फिर सेवा दल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर में सेवा दल के एसजी सेक्रेटरी जनरल, और उसके नीचे सेवा दल के चीफ सेक्रेटरी, और उसके भी नीचे एआई एरिया इंस्पेक्टर, और उसके भी नीचे एसआई सब इंस्पेक्टर, एसआई के नीचे बीएसआई ब्लॉक सब इंस्पेक्टर। इस प्रकार सेवा दल का स्ट्रक्चर हुआ। इसी प्रकार डब्ल्यूडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर में CWWS, और उसके नीचे सेक्टोरियल लेवल में SWWS, और उसके नीचे में RSL, और उसके नीचे में DSL के नीचे DTSL। तो ये हम लोगों का WWD डिपार्टमेंट का दीदी लोगों का स्ट्रक्चर है। और इसी प्रकार दीदी लोगों में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। प्राउड का अलग से स्ट्रक्चर है दीदी लोगों का, और उसी प्रकार एएसडी डिपार्टमेंट का भी अलग से स्ट्रक्चर है दीदी लोगों का, और एसडीएम डिपार्टमेंट का भी दीदी लोगों का अलग से स्ट्रक्चर है। तो पूरा दीदी लोगों का भी पैरेलल स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक आती है। फिर डिपार्टमेंट के अंदर में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, और उसका अलग से स्ट्रक्चर है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, कल्याण के लिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। क्योंकि आज का जीवन बहुआयामी है, जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसलिए हर एक क्षेत्र में कुछ प्रबुद्ध लोगों का स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो ये आनंद मार्ग का स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल है मानव कल्याण के लिए। अब हम लोग भुक्ति लेवल में जिला स्तर पर आते हैं। जैसे कि मान लिया हम लोग का पूर्णिया है। अब पूर्णिया में भुक्ति प्रधान दादाजी हैं। अब भुक्ति प्रधान दादा के नीचे फिर उप भुक्ति प्रमुख है। अब उप भुक्ति प्रमुख के नीचे फिर पंचायत प्रमुख होते हैं, उनके नीचे फिर ग्राम प्रमुख हैं। तो भुक्ति प्रधान दादा का भी चुनाव यहाँ पर होता है 3 साल के लिए। और भुक्ति समिति में भी क्या हुआ, इसी प्रकार समिति की व्यवस्था है। भुक्ति प्रधान दादा
भुक्ति कमेटी में भी क्या होता है, भुक्ति समिति की व्यवस्था है। अभी जो आपके पास है ये आपके भुक्ति एग्जीक्यूटिव है, जिसमें का सेंट्रल में क्या होता है, एक सीसी है सेंट्रल कमेटी, उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। उसी प्रकार भुक्ति में भी एक भुक्ति समिति है, उसके बाद भुक्ति समिति से ही भुक्ति एग्जीक्यूटिव बनेगी। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, भुक्ति एग्जीक्यूटिव को ही भुक्ति समिति बोलते हैं। भुक्ति एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करने के लिए भुक्ति समिति है, लेकिन ये व्यवस्था भी कभी इंडिया में नहीं है। भुक्ति कमेटी से ही काम चल रहा है, भुक्ति एग्जीक्यूटिव से ही काम चल रहा है, इसलिए भुक्ति समिति की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बाबा के अनुसार से भुक्ति समिति की व्यवस्था है। और बाबा बोलते हैं इस भुक्ति समिति में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 25 लोग होने चाहिए। अब भुक्ति समिति कैसे बनेगा, आपके भुक्ति के जो लोग सद्विप्र हैं, सद्विप्र का मतलब क्या होता है, जो 16 पॉइंट पालन करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, बढ़िया से दोनों समय सेमिनार अटेंड करते हैं, 2% देते हैं, उनका कोई संस्था विरोधी काम में कोई लिप्त नहीं है, एकदम बढ़िया मार्गी हैं, उन्हीं को नाम सद्विप्र बोलेंगे। जो धर्मचक्र अटेंड करते हैं सब कुछ, तो वो भुक्ति के सद्विप्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार के मान लिया आपके पास आपके भुक्ति में 60 लोग हैं, मान लिया आपके पास इस प्रकार भुक्ति में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, सारे लोग तो नहीं हैं। इस प्रकार के आपके पूर्णिया भुक्ति में आपको बढ़िया से छान करके देखेंगे तो 60 लोग मिलेंगे जो एकदम पक्के मार्गी कहलाएंगे। तो ये पक्के मार्गी लोग क्या करेंगे, 15 से 25 के बीच में करना है। तो मान लिया हम लोग 20 लोगों का एक समिति बनाते हैं, 20 लोगों का 20 लोगों का, तो ये 60 लोग क्या करेंगे, ये 20 लोगों को टिक लगाएंगे। सब 60 लोगों का नाम रहेगा एक बैलेट पेपर में, और लोग क्या करेंगे, 20 लोगों को टिक करेंगे। अब इसमें से क्या होगा, जिससे सबका ज़्यादा आ जाएगा वो 20 लोग उसमें से चुन करके आपके भुक्ति समिति में आ गए। अब ये भुक्ति समिति से ही भुक्ति एग्जीक्यूटिव बनेंगे। भुक्ति समिति क्या करेगा, भुक्ति समिति क्या करेंगे, फिर ये भुक्ति के लिए नियम कानून कायदा बनाएंगे, और भुक्ति समिति से ही आप भुक्ति एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। और भुक्ति प्रधान क्या करते हैं, इस भुक्ति समिति के वही चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं वही, और भुक्ति कमेटी के भुक्ति एग्जीक्यूटिव के भी भुक्ति प्रधान होते हैं। समझ में आ रहा है ना, जिस प्रकार सेंट्रल कमेटी होती है उसी प्रकार भुक्ति में भी भुक्ति समिति होती है। लेकिन अभी हम लोग भुक्ति एग्जीक्यूटिव को ही भुक्ति समिति बोल रहे हैं। अब भुक्ति में ही अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग भुक्ति प्रधान हैं। प्राउड डिपार्टमेंट अलग भुक्ति प्रधान, एसडी के अलग भुक्ति प्रधान, सेवा दल के अलग भुक्ति प्रधान, और एसडीएम के अलग भुक्ति प्रधान, और इनका अलग से कमेटी है। तो यहाँ भी पूरा भुक्ति में भी सारे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। तो भुक्ति अपने आप में बहुत बड़ा एक कार्य क्षेत्र है आनंद मार्ग का, सभी प्रकार का प्लान प्रोग्राम का। उसके नीचे क्या है आपके पास, उपभुक्ति प्रमुख है। अब उपभुक्ति प्रमुख क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक ब्लॉक का एरिया, एक ब्लॉक का एरिया। मान लिया जहाँ पर अब शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में ब्लॉक नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नगर पालिका का एरिया को एक ब्लॉक माना जाएगा। मान लिया नगर पालिका भी नहीं है तो एक पुलिस स्टेशन का एरिया को माना जाएगा, और वो भी नहीं है तो 1 लाख लोगों का जो आबादी होगा उसको एक ब्लॉक माना जाएगा। 1 लाख लोगों का आबादी होगा तो 1 लाख, तो वहाँ पर क्या होगा, एक उपभुक्ति प्रमुख होगा। और उपभुक्ति प्रमुख भी इसी प्रकार से अपने उपभुक्ति प्रमुख में काम करेंगे। तो भुक्ति में भी एक उपभुक्ति प्रमुख होगा, और उसका भी एक कमेटी होगा, और वहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग से प्रमुख होंगे, और उसका भी अलग से डिपार्टमेंट होगा। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर पंचायत लेवल में, विलेज लेवल में जाती है। तो भुक्ति प्रधान का क्या काम होता है, भुक्ति प्रधान का तो बहुत बड़ा काम होता है, बाप रे बाप। तो भुक्ति प्रधान भुक्ति में, जिला में स्मूव विभाग के सभी कार्य, जैसे स्मूव का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, मेनली आपका क्या होता है, यूनिट का इंस्पेक्शन। इतने सारे यूनिट है, यूनिट अपने आप में आनंद मार्ग की सबसे छोटी इकाई है। और यूनिट का क्या काम है, धर्म प्रचार और कुछ सेवामूलक काम। वहाँ पर कोई स्कूल है, चाहे कोई होम है, चाहे कोई सेवामूलक काम, वही यूनिट। आजकल यूनिट सेक्रेटरी क्या करता है, अपना यूनिट का रेनुअल भी नहीं करा पा रहा है। हम लोगों को खोजा जाता है वहाँ पर रिपोर्टिंग में,
हर एक बार हम लोग बोलते हैं अरे तुम लोग का यूनिट रिन्यूअल, अब इतना यूनिट अपना रिन्यूअल भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि मतलब ही नहीं कि हमारा यूनिट कब से रिन्यूअल है, कब से रिन्यूअल नहीं है। ये पूर्णिया भुक्ति में कितने यूनिट हैं उसको बढ़िया से, वो भी यूनिट एकदम कोई नाम का यूनिट नहीं, जहाँ पर बाकायदा धर्मचक्र हो रहा है, कहीं कुछ काम हो रहा है, कि ये नाम का कोई नाम रखने वाला यूनिट नहीं, वाकई में कहीं पर कुछ काम हो रहा है, 6-7 आदमी 10 आदमी है, वहाँ पर डीसी हो रहा है, कुछ सेवामूलक काम हो रहा है, उसका सुपरविजन करना है। और लोग वाकई में डीसी करते हैं तो डीसी का अटेंडेंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, छोटा मोटा आय व्यय होता है उसका हिसाब किताब रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सब का इंस्पेक्शन बीच बीच में होना चाहिए। तो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, और वो बिहार जैसा जगह में। तो इंस्पेक्शन बहुत बड़ा काम है, इंस्पेक्शन। इसके अलावा भी भुक्ति कमेटी के नीचे जितना भी कमेटी है, जितना भी ऑफिस है, सबका भुक्ति प्रधान इंस्पेक्शन करेंगे, तो ये बहुत बड़ा काम है। सेमिनार, इंस्पेक्शन के बाद आते हैं सेमिनार आपका सेमिनार में बढ़ चढ़ करके सारा ऑर्गेनाइज सेमिनार, क्योंकि सेमिनार हम लोग का स्मूथ डिपार्टमेंट ही करती है, और स्मूथ डिपार्टमेंट का डायरेक्ट जो फील्ड में काम करना होता है भुक्ति प्रधान को काम करना होता है। उसके बाद मूवमेंट, कोई विषय को लेकर के मूवमेंट, जिला में कोई गड़बड़ कुछ हो रहा है तो मार्गी लोगों को लेकर के मूवमेंट, कहीं पर नशावृत्ति हो रहा है, कहीं पर गलत काम हो रहा है आपके ज़िला में, तो उसको सभी मार्गियों को लेकर के, कभी शराबबंदी के विरोध में, शराब के विरोध में, कहीं पर नशा पान के विरोध में, और भी किसी विशेष बिंदु को लेकर के आप मूवमेंट कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन, सबका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आपके जो भुक्ति कमेटी में लोग हैं उनका सभी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आपके जो मार्गी हैं सबका यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, सभी के काम में धर्म प्रचार का काम में लगे हुए हैं कि नहीं, वो सब देखना है। बोर्ड सही, सभी का बोर्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, सभी डिपार्टमेंट का, वो सबको सारे भुक्ति प्रधान इंस्पेक्ट करेगा। सेमिनार, आंदोलन, उपयोग, परिषद, इस प्रकार का। और दूसरा काम क्या है, भुक्ति प्रधान को सारे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपके ज़िला में, जितना जन्म हुआ, क्योंकि जन्म हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, नामकरण करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, तो क्या हुआ, जहाँ भी अन्नप्राशन हुआ उसका नाम लिख, रजिस्टर में नाम लिख लिया कि क्या नाम दिया गया, कौन माता था, कौन पिता था, किस डेट पर नामकरण हुआ, इतने तो लिखना है। अगर उसको रोज़ रोज़ लिखेंगे तो क्या होगा, वो हार्ड नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे 6 महीना का एक ही तो लिखने पड़ जाएंगे तो पहाड़ लगेगा, लेकिन जहाँ भी कोई प्रोग्राम हुआ तुरंत उसको घर में आकर रजिस्टर में लिख लिया तो क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो जन्म का, जात कर्म का, विवाह का, कहीं भी विवाह हुआ तो लिख लिया कौन विवाह था, कौन वधू था, कौन वर था, कौन माता था, कौन पिता था, कौन शादी कराया, उस सबका एक रिकॉर्ड रख लीजिए, क्योंकि ये काम तो करना पड़ेगा, आज करिए चाहे कल कीजिए। और आप करेंगे तो क्या करेगा, एग्जाम्पलरी होगा कि हाँ भाई पूर्णिया भुक्ति में देखो सब कुछ अप टू डेट है, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। प्रीति भोज कहीं हो रहा है, नारायण सेवा कहीं हो रहा है, विवाह विच्छेद तलाक वगैरह हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रहा है, मृत्यु हुआ, श्राद्ध हुआ, दीक्षा दान हुआ आपके भुक्ति में जितना भी इनिशिएशन हुआ नया, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कहीं जिला में। इसलिए भुक्ति प्रधान को ऑफिस पूरा फंक्शनल होना चाहिए, बढ़िया, वहाँ अलमारी हो, कुर्सी हो, टेबल हो, फंक्शनल रजिस्टर हो, फाइल हो, तब काम करने में अच्छा लगेगा, मीटिंग करने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ भी एक रूम को आप भुक्ति प्रधान का ऑफिस बना सकते हैं, स्कूल में बना सकते हैं, जहाँ सुविधा हो वहाँ पर एक ऑफिस तो होना ही चाहिए। अब पूर्णिया जैसे जगह में भुक्ति प्रधान का ऑफिस नहीं होगा तो क्या होगा, होना चाहिए बढ़िया, वहाँ बढ़िया अलमारी हो, फाइल हो, रजिस्टर हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छा, तो बढ़िया है। तो इस प्रकार से उन्हें जात कर्म, विवाह, प्रीति भोज, नारायण सेवा, विवाह विच्छेद, तलाक, मृत्यु, श्राद्ध और दीक्षादान के सभी रिकॉर्ड रखने होंगे। इसके अतिरिक्त भुक्ति प्रधान को छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी झगड़ों का निपटारा करना होगा, ये भी काम है अपने भुक्ति में। उन्हें जागृति की पवित्रता, जागृति, ध्वज, प्रतीक और प्रतिकृति, जागृति है, झंडा है, प्रतीक है और प्रतिकृति, बाबा का फोटो में यह नहीं कि गंदा लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है, ये सबको अपनी जागृति से इकट्ठे के माध्यम से आप उसको अपने जागृति को ठीक ठाक रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए यही मंदिर है, हम लोगों के लिए यही पवित्र स्थान है, हम लोग यही साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए ये जगह बहुत पवित्र होना चाहिए। आनंद मार्ग के विभिन्न जन कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अर्थ, माल, श्रम और अन्य शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य से सहायता करना भुक्ति प्रधान के लिए आवश्यक कर्तव्य है। भुक्ति प्रधान अपने भुक्ति के समस्त आय व्यय का उपयुक्त हिसाब रखेंगे। भुक्ति प्रधान के पास अपना एक हिसाब किताब, एक अकाउंट बुक होगा,
उसमें कौन पैसा दिया, महीना में कितना पैसा आया, किसके माध्यम से आया, पूरा रसीद नंबर के साथ। एक साइड में इनकम, एक साइड में एक्सपेंडिचर, हर एक महीना में उसको आप क्लोजिंग कीजिए। और हो सकता है तो ऑडिट भी कराइए। और सिर्फ एक जॉइंट अकाउंट भी होना चाहिए, 3 आदमी का जॉइंट अकाउंट होगा और उसको ऑडिट करने से भी अच्छा रहेगा, उसको ऑडिट कराइए साल में एक बार। तो ये सब सारे काम कराने से और जितना इस सब में पारदर्शिता रहेगा उतनी आपको भी अच्छा लगेगा और यहाँ के मार्गी लोगों को भी अच्छा लगेगा और काम करने में मज़ा आएगा। अब यदि भुक्ति कमेटी के ऊपर और केंद्रीय कमेटी के नीचे कोई कमेटी बनाना है, जैसे कोई स्टेट का कमेटी या कोई देश का कमेटी, तो उसका चेयरमैन को सेंट्रल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, आनंद मार्ग के जो प्रेसिडेंट हैं, उसको वो वहाँ पर नियुक्त करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। फिर वही वहाँ पर एक अब सुविधानुसार से अपना एक कमेटी बना लेंगे और ये जो कमेटी रहेगी बिल्कुल आनंद मार्ग के सेंट्रल कमेटी के अनुसार से, प्रौधा प्रमुख के अनुसार से, प्रेसिडेंट के अनुसार से ही काम करेगी। ये नहीं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से अपने मनमानी तरीके से काम करेगी, ऐसा नहीं। तो ये आनंद मार्ग संस्था की न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया गया।